बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारी आखिरी क्लास है जिसके अंदर हम लोग बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी एक डिजिटल करेंसी जो है, उसको कैसे हम एवेलुएट कर सकते हैं एक जायचे के थ्रू। बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि ज़माने के बदलते हुए हालात वाक़यात, फिर ज़माना जदीद होता जा रहा है, डिजिटलाइज होता जा रहा है कि एक ऐसी करेंसी जो अपना वजूद ही नहीं रखती है, जो फ़िज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन कंप्यूटर्स में डिजिटल ज़माने में ऑनलाइन हमें इस करेंसी का जो वजूद है वो मिलता है। तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जायचे से आप लोग कैसे देख सकते हैं कि कैसे इसके अंदर अपनी किस्मत को आज़माना है या इसको आगे कैसे लेकर चलना है। आज टेस्ट के हवाले से भी गुफ्तगू होगी क्लास के एंड में। आप लोग का जो टेस्ट है कि टेस्ट में आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से आगे आपने चलना है, उस हवाले से गुफ्तगू होगी। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 3 माह का आप लोग के पास टाइम होगा इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और ये टेस्ट कंप्लीट करने के बाद, जैसे पहले आप टेस्ट मुझे व्हाट्सएप कर देते थे या ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप आ जाता था, तो अब हमें व्हाट्सएप नहीं चाहिए। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आपने बाकायदा इसको लिखना है, लिख के प्रिंट करना है, और ऑफ़िस का जो एड्रेस है वो आपको ऑफ़िस के नंबर से मिल जाएगा। 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट होगी इसकी, 31 अक्टूबर। थोड़ा सा टाइम मैंने और आगे बढ़ा दिया कि 31 अक्टूबर तक आप लोगों के पास टाइम होगा ताकि दिसंबर तक आप लोगों को जो सर्टिफिकेशन है वो हम लोग दे सकें। और ये चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि वो लोग जिन्होंने, अब चूँकि मुझे अभी ऑफिस से कहा था कि जिनकी फ़ीस अभी तक पेंडिंग है, वो कोशिश करें कि कल या मंडे तक मैक्सिमम इसको क्लियर करें। अदरवाइज़ ये जो टेस्ट है उसके बाद सर्टिफिकेट जो है उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी। और वो अफराद जो वैसे ही छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए वैसी नेक तमन्ना है कि अल्लाह पाक उनके लिए आगे चीज़ों को आसान रखे। तो ख़ास तौर पे आज का जो लेक्चर है उसके एंड पे जो टेस्ट होगा उसको बड़े गौर से आपने सुनना है और समझना है। इस पूरे वीक में कमोबेश 90-95 लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को मिले हैं इस पूरे एक हफ़्ते में। यानी इतने लेक्चर्स हमने पिछले 6 माह में नहीं पढ़े जितने इस पूरे एक वीक में आप लोगों को भेजे गए हैं। और ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपने अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए तो 1 वीक के अंदर अंदर आप इसको डाउनलोड कर लें, ताकि 1 हफ़्ते के बाद हो सकता है कि ये लेक्चर्स अवेलेबल ना हो, फिर उसके बाद आप कभी शबीर साहब के पीछे भागें या उमैर साहब के पीछे भाग रहे हों कि हमें तो लेक्चर नहीं मिला, या ऑफ़िस कॉल करके शाहरुख के पीछे भाग रहे हों कि हमें लेक्चर नहीं मिला। हो सकता है शाहरुख की शादी हो जाए और ये चला जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो 1 हफ़्ते का टाइम है, उसके अंदर अंदर आप इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि टेस्ट जो है वो इन्हीं लेक्चर्स में से आएगा जो इस पूरे वीक में आप लोगों को हमने भेजे हैं। पहले जो लेक्चर्स आप लोगों ने तमाम के तमाम पढ़े, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्लियर हुई, उसके ऊपर बाकायदा हम लोग टेस्ट लेते रहे। और आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इस दफ़ा हमने टेस्ट का जो लेने का जो था वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमने टेस्ट लिए, बल्कि बार बार हम लोग टेस्ट लेते रहे। तो उस वजह से भी आप लोग की बेसिक और ग्रिप जो है वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी, बहुत सारे इसके नाम हैं। मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में तो खैर इसका नहीं पता कि इसके क्या क्या नाम हैं, किस नाम से इसको बुलाया जाता है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या 1-2 और नाम हैं जिनसे फेमिलियर हैं। उस हवाले से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन में इस वजह से भी इनरोल हुए थे कि उनकी दिलचस्पी थी कि हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है वो उसको सीख सकें। और आजकल के ज़माने में बढ़ती हुई महंगाई, हर इंसान को अपने फाइनेंस की फ़िक्र रहती है, और ये हर दौर में रही है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मेरे वालिद साहब जब मैं छोटा सा था तो मुझे कहते थे कि बेटा तब भी महंगाई होती थी, उस वक्त डॉलर 1 रुपया 2 रुपये महंगा होता था तो बड़ा शोर मच जाता था। तो बड़ा मैंने सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मेहनत डबल कर दी जाए, कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी है।
तो पैसा कमाने के लिए मेहनत जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आपकी हार्डशिप, आपकी स्ट्रगल, आपकी एफ़र्ट, क्या आप दिलचस्पी अपने कामों में लेते हैं, फिर आपका रुझान किस तरफ है, आपका जो शऊर है, जो आपका मिजाज है, वो आपको किस काम करने की इजाज़त देता है कि कौन सा काम आप ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए ज़िंदगी में बेहतर रहेगा। बहुत सारे अफराद अपने मिजाज से हट के काम कर रहे होते हैं क्योंकि सर्वाइवल की जंग है, हर किसी को अपने अखराजात पूरे करने हैं, घर का किचन पूरा करना है, बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ये सिर्फ़ हमारे मुल्क का अलमिया नहीं, ये पूरी दुनिया का यही हाल है कि पूरी दुनिया से आप तमाम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपको कभी भी कोई ये फ़ोन नहीं करके कहेगा कि मेरा जैकपॉट लगा, मेरा जायचा बना के बताएं क्यों लगा। तो आपको कभी कोई फ़ोन नहीं करेगा। आपको कभी कोई फ़ोन करके ये नहीं कहेगा कि जब मैं रोड से जा रहा था तो मेरे हाथ में एक ब्रीफकेस लगा और वो डॉलर से भरा हुआ है। आपको कभी कोई फ़ोन करके ये नहीं कहेगा कि जी मेरा बेटा इतना फर्मा बरदार है, इतना फर्मा बरदार है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। आपको कभी को फ़ोन करके ये नहीं कहेगा कि मैं घर आता हूँ तो मेरी बेगम जो है मेरी बड़ी खदमत करती है, या कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मेरा शौहर इतना अच्छा है, चेक करें मेरे जायचे में क्या है। हमेशा आपको लोग कॉल करके, अगर आप प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं तो लोग आपसे हमेशा हमदर्दी चाहेंगे, हमेशा आपको प्रॉब्लम बताएंगे। आपकी फील्ड, जैसे डॉक्टर के पास एक मरीज़ आता है, डॉक्टर के पास कोई ऐसा शख्स नहीं आता जो भी जिम करके आया और कहे डॉक्टर साहब आज मेरा 6 किलो पसीना निकल गया, ज़रा मुझे चेक करें क्यों निकल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो फील्ड है ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल फील्ड है। इसके अंदर अक्सर औक़ात ये होता है किसी का जायचा इतने अच्छे प्लैनेट्स नहीं हैं उसके जायचे में, आप बजाय उसको डराने के आप उसकी दिलजोई करें, आप उसको हौसला दें, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दोस्ती जो है ना वो सिर्फ़ बताने से या राब्ता कायम करने से नहीं होती, वो दिल में हमदर्दी रखने से होती है जो बुरे वक्त में काम आती है। तो ये होती है हकीकी दोस्ती कि आप किसी के साथ अगर कहते हैं कि मैं आपके साथ बड़ा मुखलिस हूँ, मुझे पता है हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो मेरा उसमें बेनिफिट क्या है कि मुझे अपने घर का किचन देखना है, अपने बच्चे देखने हैं, सारी चीज़ें देखनी हैं। लेकिन एक वक्त, एक स्टेज ऐसी आती है कि आपकी फील्ड ऐसी है कि जिसके अंदर आपने समझ लें कि आपको पंच महापुरुष योग लग गया है कि अब आपने नॉर्मल से अबव जाके थोड़ा सा बिहेव करना है। अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ने जो आपकी मदद करनी है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कई दफ़ा गैबी मदद भी हो जाती है, रूहानी मदद भी हो जाती है। तो हमेशा अपने अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी रखते हुए दूसरों की भलाई और दूसरों को गाइड करना है, ना कि आप अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी मैं को ज़ाहिर करने के लिए आप किसी के ऊपर भी कोई फ़ैसला या कोई ऐसी पेशन गोई कर दें कि दूसरा बंदा परेशान हो जाए। और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अक्सर ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपसे अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक पूछने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे सिर्फ जायचा इसीलिए बनवाएंगे कि मेरे ये काम ख़राब हैं, इसको ठीक करें। भाई करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। एक एस्ट्रोलॉजर का काम है उसको रास्ता दिखाना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाने वाला इल्म, कि आप उसको एक ट्रैक पे डाल सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं कि इस अरसे के अंदर जाके आप अपना जो भी काम है उसमें करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे केसेस आपके पास बड़े अजीब व गरीब किस्म के भी आएंगे कि कई दफ़ा आप लोगों को हो सकता है मेरी ज़रूरत पड़े, मैं हाज़िर हूँ, आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं एक मैसेज के ऊपर, अगर कॉल पे अवेलेबल नहीं हूँ तो एक व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि आप अब इसको सीखने के बाद बिल्कुल अकेले हैं और मेरा और आपका राब्ता है वो ख़त्म हो गया, या राब्ता ख़त्म नहीं हो बल्कि शुरू हुआ है। आज के बाद अब आप लोग जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसके पीछे वो जो पौधा लगा हुआ है वो हमारे इदारे का होगा, तो आपने इसकी भी लाज रखनी है।
आपने इसको भी आगे बेहतर अंदाज में लेके चलना है कि अगर कोई ऐसी हरकत आपसे हो जाती है और अगर आप पशेमानी का बायस बनते हैं तो वो आप नहीं बनेंगे, मैं बनूंगा। आपसे कल को कोई भी सवाल उठा के पूछ सकता है कि आपको जिसने सिखाया है या जहाँ से आपने सीखा है वहाँ से आप क्या सीख के आए। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, देन उसके बाद आपने आगे मामलात को लेके चलना है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं भी रूहानी तौर पे हमेशा आप लोग के साथ रहूँगा। कहीं पे भी आप लोग घबराते हैं या परेशान होते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, ये जो भी चीज़ है एक ऐसी करेंसी जो फिज़िकली अपना वजूद ही नहीं रखती है। अभी तक हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर जायचे में सबसे पहले ये देखते हैं साहिब जायचा को, यानी एक जायचा बनता ही उसी चीज़ का है जो शख्स वजूद में आ जाए। फिर उसके अंदर पैदा होने वाले जो मामलात हैं, चाहे वो उसकी फीलिंग्स हैं, चाहे वो उसके एहसास हैं, चाहे उसकी मेहनत है, उसके रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में आती हैं। जब आप डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जब आप टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, सिटी ऑफ बर्थ लेते हैं उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिए, तो इट्स मीन कि अब वो एक इंसान वजूद में आया जिसका आप जायचा बना रहे हैं। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है जिसका फिज़िकली कोई वजूद ही नहीं है, कि कोई कागज़ आपके हाथ में नहीं आता, ये एक तरह की गैम्बलिंग है। या स्टॉक शेयर्स के अंदर लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि कब जो हिस्से हैं वो ऊपर जाएंगे, कब नीचे आएंगे, कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब मार्केट नीचे आएगी। तो अभी ये सिलसिला चल ही रहा था तो बीच में एक और चीज़ ने जंप इन कर लिया। तो अब हम कैसे ऐसी चीज़ को एवेल्यूएट करेंगे जो फ़िज़िकल बॉडी ही नहीं। हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी दो चीज़ें ऐसी जो अपना वजूद नहीं रखती और वो बड़ी ख़तरनाक हैं, राहु और केतु, जो कि एक फ़िज़िकल बॉडीज़ नहीं है, शैडोज़ हैं। सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स इस डिजिटल करेंसी के अंदर दिलचस्पी रखता है, क्या उसके अपने जायचे के अंदर उसके प्लैनेट्स की पोजीशन उसको ये इजाज़त देती है कि वो ये काम करे। क्या आपके जायचे के अंदर आपके फाइनेंस का लॉर्ड या मुनाफे का लॉर्ड या अनसर्टेन गेन का लॉर्ड इतना अच्छा और इतना बेहतर है कि आप उसके अंदर फ़ायदा कमा सकें। कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जिनका एक्सपीरियंस, तजर्बा बहुत होता है, लेकिन वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बना सकते, दूसरों को बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं। इतने अच्छे एडवाइज़र होते हैं कि जैसे एक वकील हैं, वकील दूसरों का केस लड़ता है, दूसरों को नशेब व फराज पेचीदगियाँ बताता है, इस केस के अंदर ये मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर को केस हो जाए फिर क्या करेगा वो। जैसे एक डॉक्टर है, वो ख़ुद अगर बीमार हो जाए फिर वो अपना इलाज किससे करवाएगा। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो शख्स डिजिटल करेंसी में दिलचस्पी रखता है या अपने फाइनेंस को बेहतर रखने के लिए मेहनत करता है, आखिर उसको फ़ायदा किस चीज़ में होगा। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी में फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को स्टॉक शेयर्स में फ़ायदा होता है, कुछ लोग टेक्सटाइल का काम करते हैं उनको उसमें फ़ायदा होता है, कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कोई होटलिंग का काम कर रहा है, कोई मोबाइल्स का काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर्स का काम कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। कि आखिर आपके मिजाज के मुताबिक आपकी जो फील्ड है या जिसने आपको फ़ायदा देना है, क्या आप उसके मुताबिक ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। कि आपका जो करियर है वो किस में बूस्ट करेगा। आप सबको पता है करियर के हवाले से अगर आप देखते हैं तो आप स्ट्रेट अवे 10th हाउस को जाके देखते हैं, 10वें घर पे आपकी नज़र होती है। लेकिन अब 10th हाउस का लॉर्ड अगर ख़राब है, वो 6 में है, 8वें में है, 12वें में है, फिर क्या करेगा बंदा। फिर किस काम के अंदर उसकी मुस्तकिल मिजाजी होगी, किस काम में उसको फ़ायदा होगा। अगर 9th हाउस का लॉर्ड ख़राब हो जाए, नसीब का मालिक ख़राब हो जाए, हबूद का हो जाए,
तो फिर क्या करेगा वो? जो भी काम करेगा उसमें उसको परेशानी देखनी पड़ेगी। काम हो जाएंगे लेकिन रुक रुक के होंगे। अब काम काज में इंसान बहुत अच्छा है, चौथा घर ख़राब हो जाए तो घर में उसका मिजाज नहीं मिल रहा, मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन पैसा आता है, आने से पहले ख़र्च हो जाता है, दूसरे घर का लॉट ख़राब है। अचानक बैठे बैठे कहीं से कमेटी निकल आई, लॉटरी निकल आई, कहीं पे कोई गैम्बलिंग की, वहाँ से फ़ायदा हो गया, क्या पांचवा घर ठीक है? तो सबसे पहले आपने अपनी ज़ात को एवेल्यूएट करना है कि आपका जो मिजाज है आपके असेंडेंट के मुताबिक और आपके जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, क्या वो आपको इजाज़त देती है कि आप डिजिटल करेंसी में जाके इन्वेस्ट करें। दूसरे नंबर पे अक्सर ख़वातीन मेरे पास आती हैं, मुझे कहती हैं कि शाहजी हमने प्राइज़ बॉन्ड लिए थे, मेरे पास 40,000 वाले पड़े हैं, वो आज तक नहीं निकला, लेकिन मेरा 100 रुपये वाला रोज़ निकलता है, महीने में 2 दफ़ा निकल आता है। भाई उसकी क्या वजह कि बड़ा इनाम नहीं निकल रहा, छोटा निकल रहा है। ये भी देखना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी है छोटी करनी है। बड़ी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा है, छोटी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा है। तो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स कि आपने अपने आप को सबसे पहले अपनी ज़ात को सामने रख के अपना जायचा बनाएं, अपने जायचे को एवेल्यूएट करें कि आपके जायचे के अंदर ये जो काम आप करने जा रहे हैं वो आपकी ज़ात के लिए ठीक है या किसी को मशवरा देने के लिए ठीक है। अगर आपका जायचा ख़राब है, आपकी बीवी बच्चों में से या शौहर में से किसी का जायचा अच्छा है, तो उनके नाम से इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। आपके बहन भाई ठीक हैं, वालिदैन ठीक हैं, उनके जायचों के अंदर अगर 5वां या 11वां घर, 5वां और 11वां घर इसके लिए देखा जाता है डिजिटल करेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि 5वें घर का ताल्लुक़ हम लोग स्टॉक शेयर भी उसमें देखते हैं, उसके अंदर हम उतार चढ़ाव को भी देखते हैं, उसमें हम अनसर्टेन गेन को भी देखते हैं। और उसके बाद जो 11th हाउस है, 11th हाउस बेसिकली कंट्रोल करता है आपके मुनाफे को, कि आपको मुनाफा मिलेगा नहीं मिलेगा, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आपके जायचे में 11th हाउस ख़राब हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है डिजिटल करेंसी की तरफ जाने से पहले सोच लें कि इस फील्ड में आपको फ़ायदा नहीं होगा, इस फील्ड में आपको नुकसान होगा। और फिर ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 24 घंटे के मुताबिक मेरा ख्याल इनकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। हर 24 घंटे में ग्राफ कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी ग्राफ नीचे जा रहा होता है। 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो सबसे पहले सैटर्न, ज़ुहल एक ऐसा सयारा है जो इस ग्राफ के ऊपर नीचे जाने को कंट्रोल करता है, इंडिकेटर है। आजकल जैसे सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेशन में चल रहा है और आपको पता है रेट्रोग्रेशन के अंदर एक प्लैनेट की ताकत कितनी हो जाती है। और फिर जुपिटर जिसका ताल्लुक़ है खैर बरकत से, जुपिटर आपको डिजिटल करेंसी के अंदर मुनाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि जुपिटर जो है अगर वो आपके जायचे में अच्छा है, आजकल जैसे जुपिटर पाइसेस में चल रहा है, अब जिन लोगों के जायचे में जुपिटर की नज़र 11th हाउस पे है या जुपिटर जो है वो अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली उन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अगर पैदाइशी एतबार से जुपिटर ख़राब चल रहा है तो फिर वो नुकसान देगा। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर मरकरी का देखना बहुत ज़रूरी है। मरकरी का देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मरकरी रूल करता है इस डिजिटल निज़ाम को। ये जितना भी डिजिटल निज़ाम चल रहा है इसको रूल कर रहा होता है मरकरी। तो मरकरी की अहमियत, जुपिटर की अहमियत और सैटर्न की अहमियत बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और कुछ लोग कुछ जगहों पे जो मैंने अभी रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, चूँकि एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, तो मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं इसको पढ़ के आऊँ, ऐसे हवा में तीर ना चलाता रहूँ। तो कुछ रिसर्च के ऊपर मैंने ये भी देखा कि जो केतु है, केतु भी फ़ायदा दे रहा है। राहु की बात नहीं मैं कर रहा, केतु की बात कर रहा हूँ कि केतु की जो प्लेसमेंट है एक अच्छी डिग्री के ऊपर
वो भी आपको अनसर्टेन गेन या इस डिजिटल करेंसी के अंदर फ़ायदा दे सकती है। अब नंबर 1, अपना जायचा बनाएं, उसको देखें कि आप जिसके अंदर मगज़मारी कर रहे हैं, आप जिसके अंदर एफ़र्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कि आपकी ज़ात को उसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। कुछ मेरे पास केसेस आए थे जिनके जायचे में पोजीशन बड़ी ख़राब थी। किसी को मैंने कहा आप अपनी वालदा के नाम से कर लें, आप उनके नाम से अकाउंट बनाएं, किसी को कहा भाई के नाम से अकाउंट बनाएं, तो कुछ लोगों को उसमें फ़ायदा हुआ है। एक नई प्रैक्टिस है, एक नई चीज़ है। और बहुत सारे अफराद, एक नाम है जगन्नाथ हुरा, इस सॉफ्टवेयर से भी वाकिफ़ होंगे। हुरा बेसिकली कहते हैं HORA। हुरा जो है, इसको हम कहते हैं, ये मंसूब होता है फाइनेंस से, पैसे से। हुरा की जो डेफिनेशन है ये होती है फाइनेंस यानी पैसा, कि आपको मुनाफा मिले। तो जगन्नाथ हुरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस करता है। बहुत सारे लोग उसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप लोग भी अगर ऑनलाइन उसको डाउनलोड करना चाहें तो अपने पास आप उसको कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो आप किसी को दान कर दें, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी हुरा को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली आपको कुछ लेक्चर्स मिले हैं जिसके अंदर नक्षत्रास का ज़िक्र आया, जिसके अंदर कुछ डी चार्ट्स हैं उनका भी ज़िक्र आया होगा, नवामशा का ज़िक्र आया होगा। आप लोगों ने ये सारा का सारा पढ़ा होगा कि आपके बर्थ चार्ट से हटकर 60 जायचे और भी होते हैं, D1 से लेके D60 तक। उसके अंदर जो D2 है, D2 को हम कहते हैं हुरा, इसको हुरा कहा जाता है। आपको वैसे भी पता है कि 2 इसलिए है, D2 यानी दूसरा घर, सेकंड हाउस। जैसे सतमाशा होता है, आपके पास अगर सॉफ्टवेयर मौजूद है, इस सॉफ्टवेयर में जहाँ पे जायचा बनता है, आप इसके सेंटर में लिखा हुआ है वर्गास। जब आप वर्गास पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है। 2 के आगे लिखा हुआ है हुरा, फिर इसके बाद लिखा हुआ है द्रिखाना, फिर उसके बाद 4, 5, 6 और नीचे ये 60 तक चलते हैं। जैसे 5 के आगे लिखा हुआ है पंचमाशा। पंचमाशा का मतलब है 5वां, कि 5th हाउस। सबसे पहले तो आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि हुरा जो है वो कहा जाता है कि सिर्फ स्पेसिफिकली जो सेकंड हाउस है उसको देखने के लिए, फाइनेंस को देखने के लिए कि क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अभी आप लोग न्यू में जाएं, अभी हम फ़र्ज़ी इस वक्त का जायचा बना लेते हैं, नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो इस वक्त जो भी कंप्यूटर का डेट और टाइम है उसका जायचा कैलकुलेट करके इसने हमारे सामने रख दिया। अब इस जायचे के अंदर अगर हम देखें तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो 5th हाउस, एक अच्छी पोजीशन पे है। तो ये कहा जा सकता है कि इस साहिब जायचा को, और जुपिटर अगर ताकत में हुआ, डिग्रीज़ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं कि जुपिटर की डिग्री जो है 12 दर्जे पे है, कि अब साहिब जायचा जो है वो किसी भी हवाले से कोई मुनाफा या अनसर्टेन गेन फाइनेंशियली तौर के ऊपर कमाने के एतबार से अभी दीगर खुसूसियात में भी फ़ायदा देगा जिसका ताल्लुक़ 5वें घर से है। लेकिन अभी हम फर्स्ट स्टेप ये है कि सेकंड हाउस और 5th हाउस को चेक कर रहे हैं। दोनों का लॉर्ड है जुपिटर, जो इत्तफाकन 5वें घर में बैठा हुआ है और अच्छी डिग्री लेकर बैठा है। और यहाँ से इसकी 3 नज़रें होती हैं, 5, 7 और 9। 9वें घर को भी देख रहा है और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 11वें घर पे भी है, 11वें घर को भी देख रहा है, मुनाफे के घर को भी देख रहा है। और यहाँ से 9वीं नज़र असेंडेंट पे भी इसकी पड़ रही है, यानी साहिब जायचा को भी, तो तीनों सूरतों में उसका एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्राइन बन गई है कि तीनों सूरतों में वो फ़ायदा दे रहा है। अब ये चीज़ तो हमारे सामने अच्छी आ गई। अब इसके बावजूद भी अगर फ़ायदा ना हो तो फिर इसकी वजह क्या है? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे वर्गास में जाके, अब सिर्फ़ और सिर्फ हम देखते हैं, जब हमने D2 पे क्लिक किया हुरा पे जाके,
तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो सेकंड हाउस है, ये जितने भी डी चार्ट्स होते हैं इसके अंदर जैसे D2 है उसमें हम सिर्फ दूसरा घर देखेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बाकी जो घर हैं, मिसाल के तौर पे ये मिसाल मैंने पहले भी दी थी, दोबारा दे देता हूँ रिवीजन के लिए, कि एक बंदे को अगर दिल की तकलीफ़ है और वो डॉक्टर के पास चला जाता है, चेक वो करवाने गया अपना दिल, हार्ट चेक कराने गया है, लेकिन उसके साथ उसकी आंखें भी गई हैं, कान भी गया है, बाजू भी गए हैं और ख़ुद भी गया है वो, लेकिन देख किस चीज़ को रहा है? स्पेसिफिकली सिर्फ हार्ट को। तो इसी तरह जो डी चार्ट्स होते हैं ये सिर्फ स्पेसिफिकली एक चीज़ को देखने के लिए होते हैं। जिस तरह इंसान के साथ बाकी चीज़ों का वजूद जुड़ा होता है, इसी तरह बाकी घर, बाकी जो हाउसेज हैं और प्लैनेट्स हैं वो भी इसी तरह उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी D2 के अंदर होरा को जब हमने जाके देखा तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है असेंडेंट में, फर्स्ट हाउस पे, और शम्स के बिल्कुल साथ बैठा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ आज मैं एक और आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई भी सियारा अपने से एक घर पीछे हो तो वो उसका 12वां घर भी बनता है, कि कोई सियारा अपने से एक घर पीछे हो तो वो उसका 12th हाउस भी बनता है। ये थ्योरी जब हम होरा के अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे अप्लाई होती है। और यहाँ पर मरकरी जो है वो वैसे भी शम्स के करीब है। ये एक दूसरा मेथड है इसको देखने के लिए। अब एक ईजीएस्ट मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको फिर भी अगर आप बाज नहीं आते और आपका दिल करता है कि मैं हर 10 मिनट के बाद देखूँ कि ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर आप लोगों ने क्या करना है। तो उसके लिए आपने जो भी डेट चल रही होगी उस डेट का जायचा बनाएं। उसका जायचा बनाने के बाद आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है जहाँ पे 2 लिखा हुआ है। जब आप 2 पे क्लिक करते हैं तो साथ एक और जायचा खुल जाता है। इस जायचे को हम लोग कहते हैं नवामशा। ये नवामशा का चार्ट होता है और ये हर 10 मिनट के बाद, 11-12 मिनट के बाद ये चेंज हो जाता है। अब इस नवामशा का जो जायचा है, अच्छा, नवामशा के जायचे के अंदर अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है, चूँकि जो भी चीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें हम सिर्फ देखेंगे 11th हाउस, 11वां घर। क्या आपने अभी इस वक्त का जायचा बनाया और इसके अंदर आपने और किसी घर के ऊपर फोकस नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11th हाउस पे फोकस करना है। 11th हाउस इसका ताल्लुक़ होता है प्रॉफिट से, मुनाफे से, कि इंसान जो भी काम कर रहा हो, चाहे वो उसका कारोबार है, चाहे वो इवन रिलेशनशिप से क्यों ना हो, चाहे कोई भी आपको फ़ायदा है, मुनाफा है, प्रॉफिट की सूरत में आप देखना चाह रहे हैं, तो आपकी सीधी नज़र जाती है 11th हाउस के ऊपर। अब हमने नवामशा चार्ट के अंदर देखना है कि जो 11th हाउस का लॉर्ड है क्या वो अच्छी जगह पर मौजूद है। तो इस जायचे के अंदर 11th हाउस का लॉर्ड जो है वीनस, वो जाकर बैठा हुआ है 4th हाउस में, और यहाँ पर शर्फ की हालत में भी है, एग्जॉल्टेशन का है, उच्च का है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इस वक्त अगर कोई बंदा क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो उसको फ़ायदा हो सकता है। अब 10-15 मिनट के बाद क्या सूरत हाल होगी, आपने इसी जायचे को एडिट करना है। इसमें हमने शाम के 5:35 का टाइम लिए। अब हम शाम 5:55 का टाइम ले लेते हैं कि हमने इसको 10-15 मिनट और आगे कर दिया। जब आप 10-15 मिनट और आगे करेंगे तो आपने देखा कि जो लेफ़्ट साइड पे जायचा है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो राइट साइड वाला जायचा है नवामशा का वो अब बदल गया। अब यहाँ पे 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है 3rd हाउस में जाके, और तीसरा घर नीम नहस होता है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे करके देखते हैं कि ये सिचुएशन तो हो गई। अब हमने 5:55 लिया था, अब हम 6:15 का जायचा बना लेते हैं। देखते हैं कि 6:15 क्या सिचुएशन होगी। जब हम 6:15 की तरफ गए तो यहाँ पे 11th हाउस का लॉर्ड बनता है जुपिटर। वो अब आपने एक चीज़ नोट की कि मैं बाकी सियारों को नहीं देख रहा, मैं सिर्फ उस घर के लॉर्ड को देख रहा हूँ कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने घर का लॉर्ड देखना है।
6:15 बजे के करीब जाके 11th हाउस का लॉर्ड जो है जुपिटर, वो 9th हाउस में यानी नसीब के घर में, कि अगर किस्मत को आजमाए तो उसके नसीब में है कि कोई ना कोई प्रॉफिट उसको हो सकता है। लेकिन इसके पीछे मेन थ्योरी क्या है कि सबसे पहले अपना जायचा देखें, आपके जायचे में ये किस्मत आजमाने का जो टाइम है वो ठीक है या नहीं है, आप उसके लिए बने हैं या नहीं बने, क्या आप उसमें पैसे आपका अपना, आप चाहे जितना मर्जी 15-20 मिनट आगे करके ग्राफ को घुमाते रहें, आपके अपने जायचे में नुकसान हो, पैदाइशी जायचे में अगर नुकसान हो, तो फिर ये चीज़ हो सकता है कि 10-15 मिनट के लिए आपकी लाइट चली जाए। फिर क्या करेंगे कि एक अच्छा टाइम निकाला था, लाइट चली गई, नहीं कर सके, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, नहीं आप उसमें बिड कर सके, तो फिर क्या करेंगे, इंटरनेट बंद हो गया, फिर क्या करेंगे, अब वो वक्त गुजर गया। तो इसी तरह से आपने टाइम को कैलकुलेट करते हुए हम इसको मज़ीद आगे ले जाते हैं। एक आखिरी दफ़ा मैं आपको बता कि 6:30 पे हम इसको ले जाते हैं। 6:30 पे जब हमने जाके देखा तो आप देख रहे हैं कि मेन चार्ट, मेन राशि नहीं बदली है, जो मेन हमारा जो जायचा है वो वही है, लेकिन नवामशा फिर बदल गया। और अब 11th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, वो जाके बैठा हुआ है 8वें घर में, 8th हाउस में। अब यहाँ पर आपने खुश नहीं होना कि विपरीत राजयोग की सूरत है। नवामशा के अंदर सिर्फ हम सिंगल प्लैनेट को देख रहे हैं, सिंगल प्लैनेट को। अब वो बैठा हुआ है नाउमीदी के घर में, मायूसी के घर में, हर्डल्स के घर में, तो ये टाइम भी ठीक नहीं है। तो इसी तरह 24 घंटे के अंदर आप जब भी कोई बिड करने लगते हैं, तो बिड करने के लिए आप नवामशा का जो चार्ट है, अब ये भी प्रॉब्लम है कि नवामशा हम कैसे देखें। तो आपके जायचे के जो सॉफ्टवेयर है उसमें नंबर 2 को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ है नवामशा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो नीचे N को क्लिक करेंगे तो नवामशा का चार्ट ही है वो। तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11th हाउस को देखना है। 11th हाउस का लॉर्ड, मुनाफे का लॉर्ड, कि जो आप बिड करने जा रहे हैं 24 घंटों के अंदर, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आप करते हैं, तो वो आपको फ़ायदा दे सकती है। बड़ा फ़ायदा देगा, छोटा फ़ायदा मिलेगा, ये बताएगा आपका अपना जायचा। आपका अपना जायचा बताएगा कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बिडिंग के लिए 11th हाउस नवामशा में देखेंगे, उससे पहले पैदाइशी जायचा देखेंगे कि आपका फाइनेंस यानी दूसरा घर अच्छा है, आपके अपने जायचे में 11वां घर किस पोजीशन पे है, उसका प्लैनेट किस पोजीशन पे है, वो कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। अगर पीछे 11th हाउस का लॉर्ड हबूत का चल रहा होगा तो फिर नवामशा भी आपको बड़ा फ़ायदा देने वाला नहीं है। तो अब हम टेस्ट की जानिब बढ़ते हैं कि टेस्ट जो है, इसके सवालात हैं कुछ, इसको बराए मेहरबानी नोट कर लें। ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी 3 महीने का टाइम है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम मैंने दे दिया है, क्योंकि 3 घंटे में तो एक प्लैनेट एक घर से दूसरे घर में भी चला जाता है, ठीक है, लगन भी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल ये है, तमाम के तमाम जो प्लैनेट्स हैं, तमाम से आ रहे, क्वेश्चन नंबर 1, तमाम प्लैनेट्स की जो दशा का पीरियड होता है वो कितने कितने साल के ऊपर मुहित है। सन, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, राहु, केतु, कि इनका जो दशा का पीरियड है ये कितने कितने साल के ऊपर मुहित होता है। दूसरा सवाल, आप लोगों को कुछ योग मैंने भेजे थे जिसमें महालक्ष्मी योग है, बुध आदित्य राज योग है, उसके बाद विपरीत राज योग है, पंच महापुरुष योग है। ये 4 योग हैं। इन 4 के 4 योग की आपने 2 से 3 लाइंस के अंदर डेफिनेशन लिखनी है कि आखिर ये जो 4 योग हैं इसका मतलब क्या है। पंच महापुरुष योग, महालक्ष्मी योग, बुध आदित्य राजयोग और विपरीत राजयोग। क्या एक और ऐड कर दूं? गज केसरी योग, 5वां योग है जी गज केसरी योग। इन 5 योगों की आपने 2 से 3 लाइनों के अंदर सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना। 2 मिनट के मुझे सुन लें, फिर उसके बाद आप जो मर्ज़ी बोलते रहें। तीसरा सवाल जो है
तीसरा सवाल है, एक आखिरी लेक्चर आपको आया था जिसके अंदर मैंने एक्लिप्टिक प्लेन के बारे में बताया था, यही नाम था ना उसका, एक्लिप्टिक प्लेन। वो क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने बताना है। और उसके बाद चौथा सवाल ये है कि नक्षत्रास जो हैं वो कितनी होती हैं। इन तमाम नक्षत्रास के नाम और ये कितनी होती हैं ये आपने एक ग्राफ बनाकर उसमें लिखने हैं। और आखिरी सवाल, सबसे आखिरी सवाल ये है कि एक डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 2016, 24 दिसंबर 2016, टाइम ऑफ बर्थ है 10:57 PM रात का टाइम है। और सिटी ऑफ बर्थ है रावलपिंडी। 24 दिसंबर 2016, टाइम है 10:57 PM, सिटी ऑफ बर्थ है रावलपिंडी। अब ये एक जायचा आपने बनाना है और मुझे सिर्फ 5 चीज़ों का जवाब चाहिए इसमें। नंबर 1, इसकी मनफी और मुस्बत खसूसियात, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स। ये जिसका भी जायचा है, अब वो मेल हो फीमेल हो, आपको पता है कि मेल हो फीमेल हो जायचा तो सेम ही होता है। आपने मुझे, चले मैं आपकी आसानी के लिए कह देता हूँ जी मेल है। अब मुझे आपने इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बतानी है, ये पहला सवाल है। जो भी आपको लगे, आप लोग को खुली छूट है इसके लिए, चाहे आप कोकाफ से कागज़ मंगवा लें और भर दें इसको, जितने मर्ज़ी सफ़ों पे लिखें, आपको पूरी इजाज़त है। दूसरा सवाल, कौन कौन से प्रोफेशन इसके लिए बेहतर हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोफेशन इसके लिए बेहतर हो सकते हैं, किस फील्ड में इसको जाना चाहिए। तीसरा सवाल, एक शादी होगी या 2 शादियां होंगी या 2 से ज़्यादा शादियां होंगी। तीसरा सवाल, और किस एज में शादी होगी जाके। अब ये मत कहिएगा कि 6 साल की एज में इसका शादी का जोक बन रहा है, ये काबिल कबूल नहीं है। एज देखते हुए कि जो साहिब जायचा है वो शादी की एज तक तो पहुंच जाए, मतलब इस एज में सिर्फ उसकी पैम्पर छूटेंगे और कुछ नहीं होगा। अभी ठहर जाएं, अभी 3 सवाल हुए हैं। चौथा सवाल ये है, इसको बीमारियां कौन कौन सी होंगी, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं। 5वां और आखिरी सवाल, अब आप लोग कहेंगे जी आपने इससे मना किया था, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोग को कहता हूं कि आप इस पे वर्किंग करें। इसकी एज बड़ी होगी छोटी होगी, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं, या हम लोगों की आपस की बात है बस। तो आपने क्या कोई, इसको एक्सीडेंट्स तो नहीं हो सकते, हादसात तो नहीं पेश आ सकते, या कोई बीमारी की वजह से दुनिया से जाएगा, कोई हादसे की वजह से दुनिया से जाएगा, या कुदरती इस दुनिया से चला जाएगा। ये सिर्फ आखिरी सवाल है और आप लोगों के पास 31 अक्टूबर 2022 तक का टाइम है, 2023 तक का नहीं है। 31 अक्टूबर 2022 तक आप लोगों ने, ये जो डेडलाइन है, इस डेट तक हमारे ऑफिस में आप लोग की फ़ाइल्स पहुंच जानी चाहिए टेस्ट की। और जो 31 अक्टूबर तक सबमिट नहीं कराएगा वो इससे आउट हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, यानी आपको अगर सवाल समझ नहीं आया, यू आर मोर देन वेलकम, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं इसका जवाब क्या होगा, तो उसके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है। अब आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस है, आप लोगों ने ख़ुद से देखना है, ख़ुद से करना है। मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं आप लोग के लिए, गुड विशेस कि अपने नॉलेज को पॉजिटिव यूज़ करें,
दूसरों के लिए, बेहतरी के लिए, अपनी ज़ात के लिए इवन आप इसको पॉजिटिव लेके चलें। और इंशाअल्लाह ताला 31 अक्टूबर को जब आप लोगों का टेस्ट मेरे तक पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे आपको सर्टिफिकेट किस डेट पे मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपने 6 माह मुझे बर्दाश्त किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन 6 माह के अंदर आप लोगों से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और इस 6 माह के अंदर मेरे बहुत सारे नए दोस्त भी बने हैं, बहुत सारे लोगों से मेरा ताल्लुक़, मेरी फैमिली में भी इजाफ़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।